आप सभी को मेरा नमस्कार। इस कुटिया के संस्थापक व हमारे मार्गदर्शक परम श्रद्धेय स्वामी मानवतावादी जी 35 वर्षों से अलौकिक उद्देश्य को त्याग कर एक परमार्थिक जीवन को जी रहे तथा साथ साथ इस मानवतावादी विश्व संस्थान का संचालन कर रही संचालिका साध्वी आशा मानव जी तथा आज के पारंपरिक द्विमासिक वैचारिक संगोष्ठी में मुख्य अतिथि डॉक्टर ललित गौड़ जी, सेवानिवृत्त प्राध्यापक संस्कृत, पाली एवं प्राकृतिक विभाग, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र, डॉक्टर हरमीत कौर, मनोचिकित्सक, नोएडा, श्रीमान महेंद्रपाल जी, सेवानिवृत्त अध्यापक, जींद व दूर दूर से व नजदीक से आए विशिष्ट अतिथिगण, तर्कशील सोसाइटी हरियाणा से राकेश जी, उनके साथ एक और सज्जन जिनका नाम मैं विस्मृत हो रही हूँ, कृष्ण संग्रहालय से निदेशक पद से सेवानिवृत्त श्रीमान डॉक्टर राजेंद्र राणा जी, डॉक्टर योगेंद्र जी, प्राध्यापक आयुष विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र कबीर कुटीर, विशिष्ट अतिथिगण व मानवतावादी परिवार के सभी हितैषी व सद्भावी सज्जनों को मेरा हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करती हूँ। मेरा नाम रानी है। मैं इस कुटिया की विद्यार्थिनी हूँ। मेरे जीवन की प्रारंभिक शिक्षा व संस्कार इसी कुटिया से प्राप्त हुए हैं। मैं आप सभी का इस कार्यक्रम में पधारने पर हार्दिक अभिनंदन स्वागत करती हूँ व भारतीय परंपरा के अनुसार इस कार्यक्रम की शुरुआत स्वामी जी द्वारा लिखित प्रार्थना से करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी ध्यानपूर्वक इस प्रार्थना को सुनेंगे व इस प्रार्थना का मूल्यांकन करेंगे। प्रार्थना है। हम इस जगत की गोद के भविष्य हैं। हम इस जगत की गोद के भविष्य हैं। माता हमारी प्रकृति, पिता हमारा बोध है। हम इस जगत की गोद के भविष्य हैं। संवेदना हमारा धर्म और सत्य हमारा लक्ष्य है। हम इस जगत की गोद के भविष्य हैं। सौहार्द में सहजीवन के हम घटक हैं। हम इस जगत की गोद के भविष्य हैं। पूरी धरती हमारा देश और हम इसके निवासी हैं। हम इस जगत की गोद के भविष्य हैं। हमारी जननी और जनक ने हमें अवतरण किया है। हम इस जगत की गोद के भविष्य हैं। कोई क्यों हमारा प्रभु हो, हम संप्रभु मानव हैं। हम इस जगत की गोद के भविष्य हैं। मानवतावादी श्री गुरु जी ने सहजीवन की राह खोजी है। हम इस जगत की गोद के भविष्य हैं। श्री आशा देवी जी ने हमें जीने की राह परोसी है। हम इस जगत की गोद के भविष्य हैं। हम कृतघ्न विषाक्त कीटाणु नहीं, हम संप्रभु संवेदन मानव हैं। हम इस जगत की गोद के भविष्य हैं। माता पिता, जननी जनक, अध्यापक अतिथि, देवी जी व गुरु जी के प्रति हम इस जगत की गोद के भविष्य हैं। हृदय के अंतराल से, मन वचन कर्म से आभारी हैं, कृतज्ञ हैं और धन्यवादी हैं। हम इस जगत की गोद के भविष्य हैं। धन्यवाद आप सभी का। आशा करती हूँ कि आप सभी ने इस प्रार्थना को ध्यानपूर्वक सुना होगा। आगे के कार्यक्रम का संचालन इस गोष्ठी के वह संस्थापक संघर्ष भैया जी को सौंपती हूँ। आगे इस सभा का संचालन भैया जी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद बहन रानी। संस्थापक नहीं, व्यवस्थापक हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम का अपना एक व्यक्तिगत प्रयोजन है।
तो चर्चा के लिए जो आज का ये पैनल बनाया गया है और जो पैनलिस्ट हैं मैं उन्हें निमंत्रित करता हूं मंच पर। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से सेवानिवृत्त प्राध्यापक श्रीमान LK गौड़ जी, कृपया आप महोदय मंच पर आ जाएं। आज का जो विषय है मैं चाहूँगा सभी श्रोतागण, ये ब्लैक बोर्ड पे लिखित है, तो आप भारतीय चिंतन परंपरा के मर्मज्ञ व्यक्ति हैं, साथ ही डॉक्टर हरमीत कौर जी, आप मनोचिकित्सक हैं, तो मैं आपसे भी निवेदन करता हूं कृपया। और सेवानिवृत्त अध्यापक श्रीमान महेंद्र पाल जी। वैसे अध्यापक व प्राध्यापक के लिए सेवानिवृत्त शब्द तो गलत यूज होता है, क्योंकि अध्यापक और प्राध्यापक तो जीवन में कभी सेवानिवृत्त होते ही नहीं है, उनकी सेवाएं तो देहांतवास तक चलती रहती है। हाँ, दे रहे हैं अभी इसलिए सेवा। भारत की प्राचीन परंपरा रही है किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत में प्रार्थना की। ठीक है, एक लंबे अरसे से हमने ऋषियों की उन परंपराओं को थोड़ा सा मोड़ लिया है, दिशांतरित कर लिया है, परंतु प्रार्थना का अपना एक अलग ही औचित्य है। बहन रानी ने आपको स्पष्ट प्रार्थना में बताया कि हम इस जगत के गोद के भविष्य हैं। भारत में परंपरा रही है गृहस्थाश्रम की, और गृहस्थाश्रम पे सबसे ज्यादा जिम्मेवारी है। तो उस चीज को आगे उद्धृत करते हुए उन्होंने अपने व्यक्तित्व को भी प्रदर्शित किया है कि संवेदना हमारा धर्म है और सत्य हमारा लक्ष्य है। तो आज का जो ये विषय है, ये एक्चुअली मुझे पीछे चेन्नई जाना हुआ। चेन्नई में एक नेशनल कॉन्फ्रेंस था, जो एक संस्था काम करती है फीरा, जिसके सदस्य भी यहाँ बैठे हुए हैं, जिसका पूरा नाम है फेडरेशन इंडियन रैशनलिस्ट एसोसिएशन। तो और एक संस्था और है जिनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है साउथ इंडिया में, पेरियार। तो पेरियार इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल में ये कार्यक्रम हुआ था, वहाँ विषय यही था जो मैंने यहाँ विषय रखा हुआ है। परंतु वहाँ लगभग पूरे भारत से वक्ता आए हुए थे, अपने विषय के काफी विद्वान थे। तो वहाँ दरअसल क्या है कि वहाँ अपना एक कल्चर रहा हुआ है दो कम्युनिटीज का। राकेश जी, एक वहाँ द्रविडियन और एक आर्यन कल्चर रहा हुआ है। तो द्रविडियन जो है वहाँ के वो मूल निवासी रहे, तो वर्षों से जो अपर कास्ट के द्वारा जो उनका आधिपत्य उनके ऊपर रहा हुआ है, तो और आधिपत्य के कारण वो स्वतंत्र रूप से सामाजिक जीवन जी नहीं पाए। तो अब क्या है कि स्वतंत्र भारत में संवैधानिक रूप से उन्हें जो स्वतंत्रता मिली है, उस स्वतंत्रता में आज जो उनके अंदर बोलने की, खुलकर जीवन जीने की, किसी भी चीज को रैशनल बैनर के तले विरोध करने की जो परंपरा पैदा हो गई है, वो अंधाधुंध हो गई है। तो मैं चाहता था कि जो बेसिकली जो वैज्ञानिक मानवतावाद है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, रिफॉर्म जो है, और जो वैज्ञानिक जो तर्कशीलता है, इसके विषय में हम जो पैनलिस्ट हैं वो अपने अपने विषय के काफी मूर्धन्य हैं। तो मैं चाहूँगा कि इस विषय में हमें भी सूचनार्थ व ज्ञानार्थ थोड़ा सा हमारा ज्ञानवर्धन करें, हमारा मार्गदर्शन करें। तो जो महोदय विषय है गौड़ सर आपके लिए जी, कि जो ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, हमें लगभग बहुत लंबा अरसा हो चुका है मनुष्य जीवन में
और सामाजिक जीवन में जीते हुए, परंतु हम देखते हैं कि आज भी हम एक व्यवस्थित समाज बना पाने में, एक व्यवस्थित मानव सहजीवन बना पाने में, निर्मित कर पाने में हम लगभग सक्षम नहीं हो पाए। आज भी हमारी जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, जो शैक्षणिक संस्थान हैं, वहाँ की व्यवस्था वैसी सहज नहीं हो पाई है कि हम विकास की ओर गति कर सकें। तो क्या आखिर कमी रही है और क्या इस विषय में भारतीय पुरातन समय से, प्राचीन समय से क्या चिंतन इस विषय में किया गया है, और चिंतन अगर किया गया है तो कहाँ ऐसी कमी रह जाती है जिससे आज समाज में ये भटकाव पैदा हो गया। तो मैं चाहूँगा कि इस विषय में कि थोड़ा आप हमें बताएं, माइक आपके पास है महोदय, कि मानवीय मस्तिष्क में, बच्चों में, आने वाली जनरेशन में और हम अपने अंदर ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास कैसे करें, कृपया। ओम प्रजापते नः त्वदेतान्यन्यो विश्वाजातानि परिता बभूव यत् कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं स्याम पतयो रयिणाम्। O Lord Prajapati, let us gather, rather collect that money for which we are qualified so far. इस सभा में विद्यमान मेरे दोनों तरफ, एक तो मनोवैज्ञानिक चिकित्सक डॉक्टर हरमीत जी और डॉक्टर महेंद्र जी है ना, महेंद्र पाल जी, डॉक्टर ने, चलिए डॉक्टर तो एक ऐसी चीज है, उसे भी मैं ये बहुत अच्छी बात उन्होंने एक ही बात कह दी कि अभी वहीं से मैं वो चीज भी उसके अंदर जुड़ जाएगी, क्योंकि हम लोग जो विश्वविद्यालय में बैठे हैं या और संस्थाओं में, विशेष रूप से जो आचार्य हैं, उनका जो संघर्ष जी ने बात कही, उनका दायित्व तो ज्यादा है और वो इस खाई को पाट सकते हैं और उनको ये देखने की आवश्यकता है। तो जैसा अभी एक दिल्ली में एक विश्वविद्यालय में जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, वहाँ एक बार कार्यक्रम में और सेमिनार में उन्होंने कहा, तो जैसे आप सब बैठे हैं, हमारे जो प्रोफेसर का दर्जा है जरा और ऊपर है, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, देन प्रोफेसर। वो प्रोफेसर उसे बेशक प्रमोट कर दे, लेकिन वो इंक्रीमेंट वगैरह से, लेकिन वो सबसे ऊपर टॉप पे। मैंने उनको कहा कि प्रोफेसर तिवारी जी ने बड़ी अच्छी बात कही, तो वो दौड़ के आए मेरे पास और पास में आके बिल्कुल किनारे लग के बोले, सर मैं प्रोफेसर नहीं हूं अभी। तो मैंने उनको कहा, हमारे पास तो मशीन है, हम प्रोफेसर बनाने ही तो जाते हैं, तो बना देंगे। अब आपके साथ हमारे मुख से निकल गया तो बन ही गया, मैंने बोल दिया था। इसलिए एक कोई पॉइंट होता है, कोई विषय एरिया चुन करके, थ्रस्ट एरिया उसमें जैसा जैसा है, जो साइंस का है वो टेक्निकली प्रैक्टिकल के द्वारा तब जा करके अपना एक रिजल्ट निकाल करके वो उस पर्टिकुलर फील्ड के डॉक्टर हो जाते हैं। और उसी प्रकार से तो अब समाज में ऐसे बहुत शिक्षक हैं जो उससे, जैसे हम थ्योरेटिकली काम करते हैं, उससे भी ज्यादा काम कर चुके, जीवन भर का अनुभव है। हमने अपने टीचर से सीखा। हमारे एक टीचर ने ये कहा, जैसे पूछा, परिचय होता है, बोला वो हाथ जोड़ के कि मैं तो प्राइमरी का छोटा सा अध्यापक हूं।
उनका बिल्कुल आगे से नहीं, मत कहना छोटा सा। जो सबसे छोटा अध्यापक है ना, जो प्राइमरी विंग को चलाने वाले हैं, वो तो बेस है। अब आगे आप मत कहना, आप सबसे बड़े। तब वो उन्होंने कहा कि ए टीचर इज द टीचर, वेदर ए टीचर ऑफ प्राइमरी स्कूल और प्रोफेसर एंड हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ द यूनिवर्सिटी, बोथ आर इक्वल इन माय ओपिनियन। ए टीचर इज द टीचर। तो वो बात आई और हम उसी स्पिरिट के साथ चल रहे हैं। मेरे जितने भी साथी हैं, चाहे कोई प्राइमरी में है, चाहे कोई मिडिल स्कूल में है, चाहे सीनियर सेकेंडरी में, टीचर है, वो आधार बनाने वाले हैं। और तो एक बात तो ये छोटी करूंगा क्योंकि फिर सबको अपनी अपनी बात कहने का मौका मिले। हमारा दायित्व है और अपने बड़े गर्व से कहता हूं मैं, अपने वहां जितने विद्यार्थी हैं, मेरी 2 वर्ष हो गई सेवानिवृत्ति हुए और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में 65 है, तो यहाँ 60 के बाद अब तो 5 इयर्स हम लोग यूनिवर्सिटी में आवश्यकता है तो सेवा दे सकते हैं, तो अभी दे रहे हैं। और विद्यार्थी पहले पूछते हैं, मैडम है HOD इस समय, मैडम गॉडसन नहीं आएंगे इस बार? बोले आएंगे, वो बुलाएंगे उनको। तो ये स्नेह जो बच्चे हैं आगे से आगे, ये हमारा काम, हम आचार्य हैं और छोटे रूप में बताते हैं, बहुत विस्तार तो क्या करना, कि हमारी परिभाषा ये है आचार्य ग्राह्यति। जो ये सामने बैठे हैं, इनको जैसे बहन आशा जी की बात कही उन्होंने, उनसे अभिप्रेरित होकर के वो चल रहे हैं, बहुत अच्छा, तभी सुसंस्कृत बन रहे हैं। तो इनके आचरण ग्राह्यति, इनको आचरण ग्रहण कराते, ऐसे चलना है आपको। आचरणों अर्थान, फिर कोई बात जो हम बताते हैं उनको समझ नहीं आती, उसे तरह तरह के उदाहरण देकर के समझाते हैं, आचरणों अर्थान। और आचरणों बुद्धि अगर एक ने नहीं बताया तो कई बार तो लोग ये कर देते थे, तुमको ये भी नहीं पता, चलो ये बताओ, इसने बता दिया, ये बहुत अच्छा है, इसके पल्ले कुछ नहीं। हम आज भी जो MA की कक्षा में विद्यार्थी पढ़ता है, पूछा, उसने नहीं बताया, मैं कहा ये प्रातिपदिक है, मैं तो लिटरेचर पढ़ाता हूं, लेकिन वो ग्रामर की चीज है। तो मैंने कहा क्या है, वो बच्चा नहीं बता पाया, मैं दूसरा बताऊं। फिर मैंने कहा अर्थवत धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम, फिर सारे बोल पड़े। उसके बाद में मैंने कहा कोई बात नहीं, तुमको याद नहीं आया ना, अब पढ़ लो उसको। अब जो डिफिकल्टी आ रही है, जो संघर्ष जी ने कही है, उसे बिल्कुल रूट से लेके चले कि कोई जाति नहीं बनाई गई, समान प्रसवा जाति कहते हैं। हम जो अब सृष्टि के उसे बताऊंगा तो टाइम लग जाएगा, लेकिन बस इतना ही कि हम ये मानते हैं कि ब्रह्मा जी से है सृष्टि, और ब्रह्मा जी के जो थे, एक हम बहुश्याम प्रजाए, एक हूं अनेक हूं, और अपनी इच्छा से सो अविद्यात शरीरात स्वाद शिश्रिक्षा भव्य प्रजा, भाई एक हूं अनेक हो जाओ। और फिर उन्होंने एक, ये जो अनेक की सृष्टि बस इतना सा है वो कि भाई अपैर ससर जादू, सृष्टि के आदि में जल जल सब जगह दिखता था, नासदीय सूक्त वेद का यही कहता है। और उसके बाद में उसमें जल के अंदर बीज डला। तो स्मृतिकार मनुस्मृतियां वेदों के पीछे पीछे चलती है, उसी को सरल करके समझाती है। अपैव ससर्जा दो तासु बीजम एवासर्जत, उसमें बीज डाला गया। तदंडम अभम वर्धम सहस्रांशु समप्रभम,
वो सुनहरा गोल अंडाकार हो गया। तस्मिन् यज्ञे स्वयं ब्रह्मा सर्वलोक पितामह, उसके अंदर से प्राकट्य प्रजापति ब्रह्मा जी का हुआ। अब वो क्या चीज है? सुनहरा अंडा, गोल आकार, वही जिसको उसी को देख पाते हैं हम, तो उसी को कहते हैं, उसी के ऊपर है ना, तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तात्पर्य हम उस सर्वोत्पादक, सर्वनियंता, सर्व शस्य उत्पादक, उसका श्रेयस्कर तेज है, उसका हम ध्यान करें। यो न धिय प्रचोदयात्, जो हमारी बुद्धियों को सन्मार्ग की ओर प्रेरित कर ले जाए, वहां से चले। समान प्रसवा जाती है, एक ही वो मनुष्य जाती है, सब ब्रह्मा जी के बच्चे हैं। एक कृष्ण जी के टाइम पर आकर के भी कृष्ण जी ने ये बात कही, गीता उल्लेख करती है, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। मैंने 4 वर्ण बनाए, गुण और कर्म के आधार पर विभाग करके 4 है। अब वो व्याख्याएं अलग कर ली जाती हैं, मैं कभी किसी बहस का विषय बनता ही नहीं। विद्यार्थी जानते हैं उनके साथ तादाद में है, तो वो जो स्थिति रही, जो काम करने वाले, जो डॉक्टर है वो सेवक है। अभी पीछे भी बात चल रही थी विश्वविद्यालय में, सेमिनार में, लोहार हैं और भी जो काम करते हैं, कास्ट का कार्य करने वाले, वो सब वही तो बेस है, आधार तो वही है, वो शूद्र कोटि में कहलाते हैं। एक मनुष्य की कल्पना की गई, ब्राह्मणों से मुखमासीत बाहु राजन्य करता उरुतदस यदवैश्य पदभ्याम शूद्रो अजायत। तो पहले तो हम शूद्र से चले, सब चीज का बेस ऑफ ईच एंड एवरीथिंग, विदाउट बेस वी कांट रिमेन। हमारा कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। अगर मेरे पैर ना काम करें तो कैसे? बैसाखियों की जरूरत पड़ेगी। वो सारे जितने सहयोगी कर्मकार, डॉक्टर, इंजीनियर, सब शूद्र कोटि है। अब हमारे यहाँ शूद्र में एक पर्टिकुलर वो बना करके जाति बैठा दी, वो है ही नहीं। उसके बाद आप वैश्य, जिसका दिमाग चलता है खेती बाड़ी, पशुपालन, व्यापार, इकोनॉमी कैसे डेवलप हो, ये सब चीज थिंक करने वाले जो वो वैश्य है। और जो ये कहते हैं भाई ये काम मेरे बस की नहीं है, वो नहीं। हाँ इतना है, कोई किसी को तंग कर रहा है तो मैं हूं, लठ मेरे पास दे दे, ऐसा घुमाऊंगा 10 आदमियों को अकेला ही ढा दूंगा। बोले ठीक है, बाहु राजन्य करते हैं। एक ही मनुष्य के शरीर में सारी चीजें हैं। वो भुजाओं से काम करेगा, रक्षा का काम करेगा, ये मिलिट्री को देखेगा, प्लाटून को देखेगा। और जो इनमें से कोई काम नहीं करते, चिंतन मनन ब्रह्म विद्या वैदिक, तो उस चिंतन का जो नॉलेज है, टू ट्रांसफर द नॉलेज टू द न्यूली बॉर्न पर्सन्स एंड स्टूडेंट्स, वो उनको जो ट्रांसफर करेंगे, वो उनका काम है, वो बुझते हैं, वो ब्राह्मण। और एक ही व्यक्ति अपने शरीर में जब आप भजन चिंतन कर रहे हैं तो आप ब्राह्मण हैं, भुजाओं से काम कर रहे हैं तो आप क्षत्रिय हैं, और आप उससे नीचे वाले पोर्शन का काम कर रहे हैं तो वैश्य हैं, और सबसे नीचे की उसका यूटिलाइजेशन कर रहे हैं तो आप शूद्र हैं। लेकिन इनकी व्याख्याएं समाज में विकृत हो गई। और बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो, अब मैं राजनीति का विषय नहीं हूं, मैं बस उनको आदर करता हूं। किस लिए? कि एक वर्ग विशेष को दूसरे लोग दबा दिया करते थे, और उसके दबाने का कुछ चीजें होती हैं, जैसे कोई मान लीजिए पशु की खाल उतार रहा है या और नीचे का सफाई का काम कर रहा है, अब तो केमिकल आ गए, पहले डायरेक्ट ही करते थे, तो उससे
जब तक वो स्नान नहीं कर लेगा और वो स्वच्छ नहीं हो जाएगा, कपड़े साफ नहीं पहन लेगा, बिकॉज ऑफ इन्फेक्शन, तो लोग कहते भाई अभी छूओ मत। अब उसकी प्रथा रूढ़ी बनती चली गई, उसको कहा ये छूने योग्य नहीं है। उनके बच्चे, उनका एरिया, उनका समाज वो अछूत कर दिया लोगों ने, पूरी बात पर ध्यान नहीं दिया किसी ने, और आगे से आगे पीढ़ी दर पीढ़ी विकृति आ गई। और लोगों ने जिसे हमारे उसमें धारणा बनाई हुई थी कि पहले ही छोटे बच्चे बैठे हैं तो पता ही नहीं रिश्ता क्या होता है, उसने उसके लिए रुपया ले लिया, बोले ये बच्चा तुम्हारा, ये मेरा, इनकी शादी करेंगे आगे चल। अभी तो होगी। अब मान लो बच्चे की एक्सीडेंटल डेथ हो गई, उसको उठा करके बोले अरे ये तो बाल विधवा बन गई, इसको सफेद कपड़े पहना दो और खिड़की में से पीछे इसको रख दो, ये यहाँ ना आ जाए, कोई मीठा ना खा ले। ये ऐसी कुरीतियां बन गई, वो बनती हुई विकृतियां बन गई। लेकिन उसको दूर करने के लिए आपके बीच में लोग आए हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक, मान लो किसी की अभी अब करंट, मान लो किसी की डेथ हो गई, यंग है, चाहे लेडी है चाहे जेंट्स है, तो उन्होंने कहा कि ये दैट इज द बायोलॉजिकल फेनोमिना, तो इसलिए उसको एक दूसरे के साथी की आवश्यकता होती है, तो उन्होंने रीमैरिज का फ्रंट खोल दिया। नहीं तो वो सारी जिंदगी वो बच्ची जो थी बूढ़ी होकर मर जाएगी, पर वो विधवा ही कहलाएगी। इस सती प्रथा चला दी थी बीच में, अब उस पर कंट्रोल हो गया है। फिर भी हम लोग 80s वाले या 90 से पहले का समय है, एक रूप कंवर राजस्थान में, उसको जबरदस्ती सती कर दिया, ढोल बजा देते थे और उसको जबरदस्ती अर्थी के साथ उस प्रवाह में, अग्नि के में उसको भी झोंक देते थे। ये सब बंद हुआ है, अब कंट्रोल हो रहा है। अब मेरी मतलब कोई ये कहेगा कि ये अपने आप को कह रहे हैं कुछ, मैं नहीं कहता, मेरे पीछे जाकर के स्टूडेंट्स आर द बेटर मिरर्स ऑफ द टीचर्स, सारे में ये बात फेमस है। मेरे जो विद्यार्थी आते हैं, जिनके मैं संपर्क में आता हूं, मैं उनको ये कहता हूं बच्चों, मेरी जाति आचार्य है और तुम्हारी जाति है शिष्य। आचार्य की तो मैंने बता दी जो सब कुछ सिखाता है, शिष्य शास्यते असौ इति शिष्य, जिसको हम सिखाते हैं तरह तरह से। कुम्हार जैसे घड़ा बनाता है, वो से ठोक पीट के वो कहते गुरु कुम्हार शिशु कुंभ है, गड़गड़ ताड़े खोट, अंतर हाथ पसार दे बाहर बाहे चोट, और उसको बिल्कुल गोल करके सेट करके, अब तो सांचे और तरह के आ गए, लेकिन बिल्कुल ऐसे बनाते लाए। उन्हीं घड़ों का पानी हम लोग पीते थे। उनका इतना सम्मान घरों में होता था, किसी के एक्जिमा टाइप तकलीफ हो गई है, बूढ़ा बाबू होते बोले आप हाथ फेरो, बैठो घर में, और इस बच्चे के सिर पर कान पर हाथ फेरो, इसको एक बूढ़ा बाबू हो गया। और वो कुछ तरह तरह की मिट्टी लाके पात्र जो सर्जन करते थे, तो उनके पास कोई ना कोई ऐसी, यानी वो वैज्ञानिक तत्व है जिसको हम जानते नहीं है, और उनका हाथ फिरवाते थे और उसमें लाभ हो जाता था। अब ये जो चीजें है ना, मैंने मेरा बच्चा, मेरा स्टूडेंट, हाँ बीच बोली। जैसे जो मूल विषय का माहौल है, जैसे समाज है, समाज के केंद्र में जो घटक है वो एक मनुष्य है, व्यक्ति। मनुष्य तो व्यक्ति मूल रूप से वैज्ञानिक दृष्टिकोण, वैज्ञानिकता का अर्थ जो समाज में बहुव्यापी है कि जो निरीक्षण, परीक्षण व विवेचन के आधार पर जो निष्कर्ष तत्व को जानता है, वही वैज्ञानिक कहलाता है। जैसे भारतीय दर्शन परंपरा में तो लगभग सर्व दर्शन इस विषय में जोर देते हैं। जैसे भारतीय परंपरा में न्याय दर्शन भी है, जो षोडश पदार्थ को कहते हैं कि इसको यथार्थ रूप से जानकर उस तत्व पर पहुंचते हैं, उस तत्व को जानते हैं। तो
यहाँ हमेशा तत्व को जानने के लिए, यथार्थ को जानने के लिए इस माध्यम का, इस न्याय का सहारा लिया गया। लेकिन कोई इतनी पुरानी बात है, परंतु आज समाज में हम देखते हैं जो हमारी पीढ़ी है या समाज में जो लगभग जो लोग हैं, वो इस वैज्ञानिक दृष्टिकोण को, इस प्रोसेस को, जो निरीक्षण परीक्षण विवेचन का जो बना है, इसको नहीं बना पाते, जिसके कारण मतलब प्राचीन समय से जो चिंतनशील लोग रहे हुए हैं, वो सामान्य व्यक्ति को लगभग गधे की उपमा देते रहे, गधे की, मूर्ख की, बंदर की। तो क्या कारण है इसमें? भारतीय चिंतनशील लोगों ने क्या सोचा? अब मैं यही बात, मैं वो बिंदु ला रहा था, बड़ा अच्छा आपने फिर उसको बीच में इंटरप्ट करके और वो बात कही, बिल्कुल ठीक है, वो चीज जुड़नी है। जैसे कि अभी मैंने ये बता दिया, स्टूडेंट, टीचर और टॉट के बीच और जो रिलेशन है वो बन गए। अभी मैं एक दो चीजें और बताऊंगा, फिर आप डिस्कस करना। तो वो बन करके आज जो स्टूडेंट्स हैं, वैसे उनको एक रिजर्वेशन दे दिया गया। बाबा साहेब ने ये कहा था भाई 10 साल दे दो, क्योंकि इन लोगों की आर्थिक स्थिति भी खराब है, आर्थिक भी दो और इनके रिजर्वेशन कर दो। 10 साल के बाद मत करना, करेंगे आप तो राजनीति का सामना करेंगे आप। तो उसके बाद में कोई रोक नहीं पाया। अब मान लीजिए 4 सीट एससी के लिए रिजर्व कर दिए, वो सारे बच्चे एससी वाले में ही अप्लाई करेंगे, अलग नहीं कर सकते। बच्चे वही मुझसे पूछते हैं, और ऐसे ऐसे प्रतिभाशाली बच्चे मिलते हैं, उनके ब्रेन इतने शार्प हैं कि आज वो बच्चे हर जगह दे कैन कम्पीट ईच एंड एवरीवेयर, और उनको उस दायरे में रहना पड़ता है। फिर दूसरे लोग ये भी कहते हैं अच्छा ये रिजर्वेशन वाले, रिजर्व कोटि के हैं, अलग होकर के उनको वो क्यों नेगलेक्ट हो। आज वो समय आ गया है, अब इस किसी चीज की आवश्यकता है ही नहीं। जो जैसा जिसकी नॉलेज है उस पर टेस्ट करके उसको काम मिले। अच्छा, जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, सामान्यतया जो हमारी प्रथाएं, परंपराएं, सांस्कृतिक रूप, चलो इसको मैं ज्यादा नहीं, छुआछूत का मैं बता रहा हूं कि अब खत्म कर दिया, जब ये सारी जातियां ही खत्म है, अब तो इस चीज की कसर रह गई है कि वो थोड़ा सा इस रिजर्वेशन को दूर करके सारा न पूछे किसकी क्या जाति है, जो जैसा बच्चा आगे आएगा, अगर इसने अच्छा बताया तो नंबर 1 पैसे रखूंगा, इसमें नंबर 2 पर रखूंगा। बस अब ये चीज जब हो जाएगी, और उन्हें हमारे जो चिंतन, हमारी सरकार जो इस समय बैठी है, उसका चिंतन बहुत गहन, बड़ा वाइड है, स्प्रेड है, लेकिन वो पीछे क्या हुआ कि वो सेंटर में थोड़ा सा वहां पीछे रहे। उत्तर प्रदेश में भी लोगों के दिमाग में ही रहा, पूर्ण बहुमत जो हो और अपना डिसीजन लेने की पावर हो, तो उनका मोदी जी का थिंकिंग कुछ और था। अब वो कई बार उनकी ना पीछे से खींची रहती है, लैग पुलिंग रहती है, पूरी बात वो नहीं कर पाते। अच्छा, ये तो समाज में से ये विखंडन दूर होना चाहिए भी। हमारी जाति मनुष्य है, और जब ये थिंकिंग होगी ना तो काफी कुछ ऊपर तक आएगा। उसके बाद में जैसे अभी मैं कह रहा था कि भाई उनके हाथ फिरवाते थे कुमार को कि भाई इसका ये छू दीजिए, और कोई ना कोई, अब जो गंगा की है, गंगा में स्नान, वो और क्या है कि जो सारे पूछते हैं, एक ने पूछ लिया था, अकबर ने बीरबल से पूछा कि जलों में जल का नाम लो, ने कहा जल, यमुना का जल सबसे उत्तम। आपके यहाँ तो लोग कहते हैं कि गंगा जल उसे संभाल के रखते हैं वर्षों तक। तो बीरबल ने कहा आपने जल पूछा था, मैंने जल बता दिया। गंगा का जल नहीं है, वो तो अमृत है। गंगा का जल नहीं है, वो अमृत है। और कैसे अमृत है, इस बात की हम तह में जाने का प्रयास करेंगे जो पर्वत से चलती है, और वो सारे पर्वतों में पत्थरों की रगड़, जड़ी बूटियां, पेड़ पौधे, वनस्पतियां सब उखड़ करके वृक्ष और मिट्टी के साथ मिल करके घोल बन करके जो आता है वो जल, उसमें कीटाणु भी नहीं पड़ते और स्वच्छ रहता है।
वो एक अलग बात है कि भी लोगों ने सीवरेज भी डाल दिया ये, और उसकी प्योरिफिकेशन फिर डे बाई डे चल रही है। उसके अंदर वैज्ञानिकता है, जड़ी बूटी है। जो डॉक्टर योगेंद्र जी से मेरी बात थोड़ी सी हुई है अभी, वो ना, क्योंकि ये लोग जो करते हैं प्रकृति से जोड़ करके उपचार करते हैं, उस चीज की आवश्यकता, वो आपके सौगात है। और एक ये बता दी, एक लोग अभी राम का तो बहुत ज्यादा फैला हुआ है, राम हमारे भगवान है, भगवान मत को महापुरुष तो मान लो। अब वो ये कहते हैं कि कई बार मेरे से लोगों ने प्रश्न पूछा है कि है कुछ या ये इनकी वैसी कल्पना कर रखी है। अब थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दे बीच में। हाँ, तो जैसे भगवान है, जैसे भगवान है, भगवान का अर्थ भी एक महापुरुष के रूप में ही किया गया है। हाँ, देखिए भक्त है, भक्त के मायने मतलब जो हमें बताया है, देखिए आप तो संस्कृत के विशेषज्ञ हैं, हमारी उतनी गति नहीं है, फिर भी थोड़ा बहुत जितना प्राथमिक हम जानते हैं। तो भक्त मतलब जिसके अच्छे कार्य है, अच्छे कार्य है, जिसका अच्छा आचरण है, जिसके अच्छे कार्य है। जिस व्यक्ति के अच्छे कार्य है, वो कोई भी व्यक्ति है, उसको हम भगवान की संज्ञा, जैसे बल वाला व्यक्ति उसको हम बलवान कहते हैं, बुद्धि वाला व्यक्ति उसको हम बुद्धिमान कहते हैं। बिल्कुल ठीक है, वही बात है। इसी प्रकार जिस व्यक्ति के आचरण और कार्य अच्छे हैं, उस व्यक्ति को भगवान की संज्ञा दी जा सकती है, चाहे कोई भी महापुरुष हो। जैसे हमने बुद्ध के लिए कहा तो भगवान बुद्ध, ऐसे भी लोग, अब महर्षि दयानंद का जिक्र हो रहा था, तो उनके एक जीवनी लेखक को मैं पढ़ रहा था, बाबू देवेंद्र नाथ मुखोपाध्याय। बड़ा टाइम लगा, बहुत मतलब इस तरह अंग्रेजी में जो डॉक्टर सैमुअल जॉनसन है, उनकी जीवनी लिखने के लिए वास्तविक के प्रयासों की जिस तरह प्रशंसा की जाती है, उसी प्रकार देवेंद्र नाथ मुखोपाध्याय की स्वामी दयानंद का जीवन लिखने के लिए उनके प्रयत्नों की प्रशंसा की जाती है। लेकिन हालांकि वो उनके अनुयायी नहीं थे, वो ब्रह्म समाधि थे, स्वामी दयानंद आर्य समाधि थे, और वो बाद में देवेंद्र नाथ जी वो बाद में वैदिक धर्मी बन गए थे। लेकिन उन्होंने एक जगह, 2-3 जगह पर स्वामी दयानंद के लिए भगवान दयानंद का शब्द प्रयोग किया है। यानी जिस व्यक्ति के हमारे लिए आचरण, जिस व्यक्ति के अच्छे हैं, वो उसको हम भगवान की संज्ञा दे सकते हैं। थोड़ा सा मुझे ऐसे लगता है कि हमारा जो विषय है थोड़ा दूसरी तरफ चला गया सर। नहीं, हम ला उधर ही रहे, क्योंकि जो संघर्ष जी ने कही ना, क्योंकि जो मानव है ना, इस मानव को पहले ये पता लगे कि तुम कौन हो। जैसे वो गाते हैं कि तो हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ मिलकर के विचारें, ये समस्याएं सभी उसमें सारा समेट लिया कि वो एक दूसरे को, एक तो ये जानकारी हो। तो जब उनको, इसीलिए मैंने वो पिन पॉइंटेड उस सृष्टि की प्रक्रिया में ब्रह्मा जी को, भाई वो टॉप पे है हमारा, जो भी दिखाई जो देगा या जैसे भी एक माना हमने, उसकी सब संतान है। उनको, लोगों को ये जानकारी हो जानी चाहिए, और ये जानकारी हम तो एक सीमित दायरे में देते हैं, और बाई चांस आप तो सुन भी रहे हैं, सुनने भी दे रहे हैं, नहीं तो जहां भी जाते हैं वहां ये कहते हैं जी भाई 2 मिनट में आप अपनी बात कह दें। मैं भी चुप हो जाता हूं, मैं भी सोचता हूं मुझे क्या आवश्यकता पड़ी। अब जैसे मैंने राम वाली बात उठाई ना, वो इसके बीच में ही है कि एक तो राम का वो, चलिए बहुत अच्छा आपने जो बात कही ना, वही बात मैं कह रहा था। भग जो हमारी तेजस्विता का वाचक है, तेजस्वी है, वो हर प्रकार की तेजस्विता, बल संपन्नता भी हो सकती है, ओज और चिंतन का धरातल भी उत्तम हो सकता है। राम जो है, राम एक सामान्य व्यक्ति नहीं, वो है, माँ बाप के बेटे हैं, सब कुछ है, मनुष्य हैं वो, जो आपके सामने व्यक्तित्व है, लेकिन राम एक व्यवस्था है,
एक राम एक चरित्र है, राम एक आदर्श है, उसको फॉलो करें। ये चीज सारा समाज देखना चाहिए उसको। अब मेरे से किसी ने ये प्रश्न किया कि समुद्र की बात कही और वो जो प्रसंग आता है मानता नहीं, समुद्र जगह नहीं दे रहा, वो उस बात को केवल ये समझाने की तुलसीदास जी क्या क्या लिख देंगे, प्रैक्टिकल थोड़ा दिखाएंगे। उन्होंने लिख दिया कि समुद्र नहीं मान रहा और भगवान ने कहा कि विनय मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन हो न प्रीत। लक्ष्मण जरा बाण लेकर के आओ, धनुष बाण, लक्ष्मण बाण सरासर आनु, शोक वारिधि विषिक कृषाणु। अब वो उसमें जो बात कह रहे थे बस संकेत मात्र दे दिया है, टेक्नोलॉजी डेवलप्ड है। और उनका जो जब इन्होंने, हम सब पढ़ते हैं उसमें कि जैसे ही बाण खींचा समुद्र में उबाल आने लग गया। अब कोई ये कह दो जी बाण खींचते ही उबाल आ जाएगा, वो है साइंटिफिकली साइंस वाज टू मच डेवलप्ड एट द टाइम और महाभारत एंड रामायण काफी थी। और उसके बाद में वो जो मिसाइल्स हैं, पनडुब्बियां, सब कुछ उनके पास है, सेनाएं। और जो पुल है ना, लोग कहते हैं पुल बना देंगे जी, ऐसे राम का नाम लिखे, राम के नाम लिखेंगे, सारी बात है, लेकिन कंक्रीट का पुल है, वहां सारी साइट चली है। तुलसीदास जी ने पंक्ति में कह दिया कि नाथ नील नल कपि दो भाई, लड़काई ऋषि आशीष पाई। नल नील हैं, जामवंत हैं, दे हैव बीन द आर्किटेक्चर्स एंड इंजीनियर्स, वो टेक्निकल है, वो उन्होंने पुल बनवाया है, कंक्रीट का पुल है, नासा ने उसके चित्र भी लिए हैं। हम सामान्य तौर पर बता देते हैं कहानी के रूप में, ताकि वो है, उसमें विज्ञान छिपा है सारा। बोला वो ऐसे पुल कहां तक चल जाएगा जिसके ऊपर से सेना जाएगी, अटैक करना है, राम जा रहे हैं और उधर लंका का राजा रावण है, उसके ऊपर जो है ना सेना ले जाए बिना और मिसाइल से ले जाए बिना, और कैसे जाएंगे, सब कुछ हुआ है, साइंस छिपी है उसके अंदर। और इसके अंदर हमारे मस्तिष्क को जो केंद्रित करती हैं प्रथाएं, परंपराएं या छोटी मोटी कहानियां, तो हम उसके रूप में बताते हैं। जब बच्चा बड़ा होकर के पूछता है, थोड़ा और बड़ा, फिर उसकी जिज्ञासाएं बढ़ती हैं, फिर उसको बताया जाता। तो मैं जहां से लेकर के चला था, मेरा तात्पर्य यही था कि समाज को ये पता हो हम मनुष्य हैं और हम कुछ नहीं है, मनुष्य, ये भी मनुष्य है, वो भी मनुष्य है, मैं भी मनुष्य हूं। यदि मुझे ये दिखाई दे रही है कि इनको कोई परेशानी है तो मुझे खड़े होना चाहिए। अगर ऐसे खड़े नहीं होते तो फिर एक उदाहरण डॉक्टर हरजीत जी के पास का लेता हूं, डॉक्टर हरमीत जी, कि साइकोलॉजी में थोड़ा बहुत ये पढ़ा था हमने। वो कुत्ते को भाई उसको जो देना है अपने खाने के लिए, उसको फिर घंटी बजाते थे और उसके बाद में उसकी लात टपक जाती थी। अब ये वो कुत्ते रोटी नहीं खाते, पहले तो रोटी दे देते थे, अब ये जो कुत्ते हैं ना, तो अब वो बिस्किट खाने लगे। तो मैं फिर, क्योंकि ये माना कि ये हमारे ही पार्ट एंड पार्सल है, कहाँ से खाएंगे ये, इनके यहाँ खेती तो नहीं होती। तो मैं 8-10 बिस्किट के पैकेट ले आता हूँ, छोटे छोटे 5-5 रुपए वाले। अच्छा वो आ गए तो फाड़ के जैसे ही वो उनको पता है कि ये आएंगे, अगर बाहर निकल आए तो अपने आप मुंह करते हैं मेरी तरफ, भाई लाओ। तो उसको फाड़ के पैकेट इतने रखा ना, इतने फाड़ के दिया भी नहीं है, इतने उसकी लाट टपक जाती है वही, और इतने खाने लगता है 2-3 मतलब काफी एरिया गीला कर देता है वो। तो हमें ये महसूस हुआ भाई ये भूखे होते हैं। उसमें कुत्ती है जो बच्चों को दूध भी पिलाती है, मैं उसके बीच में खड़ा हो जाता हूँ, उसको और ज्यादा खिलाता हूँ किसी प्रकार से इसका पेट भर जाए, क्योंकि वो क्रम है, मातृत्व तो है उसके अंदर सारा। और लोग ये करते थे, छोटे छोटे उदाहरण है, हमने छोटे बचपन में देखा कि ये पता है कि अब इसका प्रसव होगा कुत्ती का,
तो लोग अपने आप पराली वगैरह रख के ईंटें ऐसे रख दी, वो घर सा बना दिया, वो अपने आप आके उसमें लेट जाती थी, उसके बाद उसका प्रसव हो जाता था। फिर पड़ोस में ही वो झीमर थे, पानी भरते थे वो लोग, हमारे घरों में लाया करते थे पानी। वो बहन जी कहने लगी, चलो बच्चों अब मैं हलवा बनाती हूँ, ये बच्चे देगी ना, उसके बाद हलवा खिलाएंगे इसको। तो लोग उसको, जबकि उसका उससे कुछ नहीं लेना देना, लेकिन उसके घर के नजदीक है तो वो हलवा बना कर लाई, खिलाई, ये बच्चों को दूध भी पिलाएगी, फिर जगह जगह घरों में जाएगी, वहां से खाने को मिलेगा। वो जब उनमें है, फिर भी बहुत सारे पशु हैं उनमें ऐसे कि वो कुत्ता तगड़ा आ गया तो वो घूर के उनको भगा के सारे बिस्किट खा जाता है। मैं इनके बीच में खड़ा होता हूँ, घर एक को इधर डाला, एक को इधर, दूसरे को इधर, फिर दो दो डाल दिए, और जब बीच में खड़े रहो तो डर के मारे वो उसमें से छीन नहीं पाता। उनके अंदर बुद्धि की, चेतनता की कमी है। मनुष्य को बुद्धि दी है, सबसे ज्यादा जेंटल एनिमल कहते हैं इसको, मनुष्य को सबसे और अत्यधिक बुद्धिमान। बाकी तो सबका एक सा है, आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्यम एतत् पशु भी नराणाम। मनुष्य का और पशु का एक सा है, बच्चे का जन्म देना भी, ये सारी प्रक्रिया। लेकिन धर्मो ही तेषाम वेतो विशेष, उसको बुद्धि तत्व दिया है जिससे चिंतन कर सके, थिंकिंग कर सके। और धर्मेण हीना पशु भी समाना, वो कहते भी धर्म के बिना तो पशु के समान है। वो क्या करता है पशु, बड़ा पशु छोटे पशु को, कम ताकतवर को धमका के भगा देता है। वही पशु प्रवृत्ति है जो आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। मनुष्य अगर एक के ऊपर परेशानी है तो हम खड़े हो जाए, दूसरे का सहयोग करें। आज की तारीख में भाई भाइयों में झगड़े, मारपीट, मर्डर और मुकदमे चल रहे हैं। तो पहली बात तो इनको ये समझ आनी चाहिए कि मनुष्य हैं हम, और मनुष्य का दायित्व है, हमारी जो संस्कृति है उसमें ये कहा है कि जैसे हम खा रहे हैं, आपने देखा होगा अनपढ़ से अनपढ़ व्यक्ति होगा, खाने बैठा है तो कहेगा आ जाओ खाना खा लो। तेन त्यक्तेन भुंजी था माँ गृह कस्य सिद्धनम, त्याग भाव से उपभोग करो, किसी के पराये धन पर ललचाई हुई दृष्टि मत दौड़ाओ। ये हमारा वेद, हमारे उपनिषद ये सिखा करके भेज रहे। अब कमी यही है कि हम उसको ना अप टू डेट करने में अक्षम रहे। उसका कारण क्या है, कुछ बातें मैंने आपके सामने रख रहा हूं। जैसे अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने, और वो आए, मुगल आए बाहर से। भाई देखो इसमें कोई बात नहीं, किसी को बुरा भी नहीं मानना चाहिए। बाहर से आए थे तलवार लेकर के वो, और उन्होंने फोर्सली आपके बीच में से आपको बना दिया अपना धर्म, जिसको वो धर्म कहते हैं। धर्म तो वैसे उत्तम कृत्य को कहते हैं, लेकिन उन्होंने वो बना दिया संप्रदाय। आज जो कश्मीर में भी है बहुत सारे बना दिए। आज वो कहते हैं हम 10 पीढ़ी 4 पीढ़ी पहले भारद्वाज थे, हम शांडिल्य थे। अब तो बन चुके भाई, हम वो वाली रूप ले चुके, गोल्ड टोपी और दाढ़ी वाला, अब हम नहीं बदल सकते। पहले तो इन्होंने से आकर के काफी अत्याचार किए, और फिर इसके बाद अंग्रेज आ गया। अंग्रेज ने अत्याचार किए, लगान नहीं पटता था, बोले लगान नहीं पटता है, इसको ले चलो। फिर उसके बाद में बोले इसकी लड़की जवान है, उसको उठा लो। ये हुआ है ब्रिटिश पीरियड में, और उनके साथ अपमान हुआ। हम कब हुए इकट्ठे, जब गांधी जी की खुद की भी बेइज्जती हो गई और सारा सब कुछ हो गया, हम तब समझे, तब इकट्ठे हो गए थे। स्वतंत्रता सेनानियों को पूछो, उसके बाद में जैसी रोटी हमें ठीक मिलने लगी, हम ठीक हो गए। अब आज हम जातिवाद, गोतीवाद सब लिए हुए हैं। वैज्ञानिकता तो यही है कि हम अपने स्वरूप को समझें। आप विश्व गुरु हैं। समय की सीमा भी है। जी जी।
तो चलो कोई बात नहीं, ये कुछ चीजें थोड़ा ये ठीक नहीं रहेगा भाई, थोड़ी थोड़ी देर अपनी बात हाँ हाँ कहते हैं। हाँ जैसे जी जी बिल्कुल, आप कहिए डॉक्टर साहब। अच्छा, मैं डॉक्टर हरप्रीत जी से चाहूंगा कि जो विषय है कि मानवीय मस्तिष्क में जो सकारात्मक वैज्ञानिक दृष्टिकोण की नेगेटिव व्यक्ति का भी होता है, क्योंकि उस व्यक्ति की अपने अपनी दृष्टि होती है और अपनी दृष्टि में वो बड़ी से बड़ी प्लानिंग करता है कई बार देखते हैं कि, और नेगेटिव व्यक्ति पॉजिटिव व्यक्ति की तुलना में ज्यादा सफल भी होता है। तो जो सकारात्मक वैज्ञानिक दृष्टिकोण है और जो मस्तिष्क की जो अन्वेषणात्मक जो वृद्धि है उसका डेवलपमेंट हम कैसे करें, ताकि व्यक्ति जो है जो मूल तत्व है पदार्थ के पीछे या इस समाज जगत के निर्माण के पीछे, उस मूल तत्व को जानकर और व्यक्ति भटके ना। तो कृपया हमें आप एक मनोवैज्ञानिक है, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण के आधार पर थोड़ा हमें ज्ञान दें। जी सर जी, आज के इस अवसर के लिए मैंने जो हमारे शास्त्र हैं, वेद हैं, जो हमें पुराना हमेशा से वैज्ञानिक, क्योंकि हमारा वैज्ञानिक दृष्टिकोण सबसे बड़ा जो कि छूट गया, खराब हुआ किस समय में, जैसे सर ने बताया मुगलों के समय में और अंग्रेजों के जमाने में कुछ ऐसी चीजें हुई जिससे हमारा वैज्ञानिक दृष्टिकोण खोया। उसको वापस पाने के लिए संविधान में जो हमारे मौलिक अधिकार दिए गए हैं उसके साथ मौलिक कर्तव्यों की एक सूची है। तो ये हमारे मौलिक कर्तव्यों में से एक मौलिक कर्तव्य है कि हम सब लोगों के अंदर वैज्ञानिक दृष्टिकोण जो कि सकारात्मक हो, इसीलिए मानवतावाद शब्द साथ में जोड़ा है। मानवतावाद तथा अन्वेषण, अन्वेषण क्यों, खोज क्यों, डिस्कवरी क्यों, उसके कारणों पे भी मैं अभी आऊंगी, उसको भी सर ने एड्रेस किया है, बीच में टच बेस किया है उसका, और सुधार की भावना का विकास कैसे करें, क्योंकि कड़ियां जुड़ गई, ठीक है, कड़ियां जुड़ गई समाज में, वर्ण के नाम पर चार जातियां बढ़ गई, ठीक है। अब इन्होंने वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रदान किया कि शूद्र को शूद्र क्यों कहा, वैश्य को वैश्य क्यों कहा, क्षत्रिय को क्षत्रिय क्यों कहा, क्यों चाहिए सकारात्मक वैज्ञानिक दृष्टिकोण। जो पुरानी चली आ रही धारणाएं जो कि विकृतियां बन गई है, वो एक गलत अस्तित्व है और उसको सही तरीके से देखना है। मैं क्यों बताऊं, ये क्यों बताएं, वो क्यों बताएं, हम सब पढ़े लिखे नहीं है, हम सब लोगों ने 10th पास नहीं किया है, मेरे अंदर का कहाँ है वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण। इस दृष्टिकोण को लाने के लिए मास्टर्स करना, बीए करना की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ अगर आपने 8वीं 9वीं कक्षा का भी सामाजिक विज्ञान और विज्ञान पढ़ा है काफी हो जाता है। अगर हम उसको प्रयोग करें, वो प्रयोग में आए, इसलिए ये संविधान के मौलिक कर्तव्यों में शामिल किया गया। 3 शब्द हैं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद, अन्वेषण। तीनों की डेफिनेशन पकड़ेंगे, तीनों का कोर पकड़ेंगे, ठीक है। आज यहाँ से घर लेके जाएंगे बहुत सारा सामान, बैग है ना सबके पास, बैग है सबके पास है, ठीक, इधर है, मेरा इधर भी होगा, ठीक, हाँ ओके ठीक। माइक तो अभी इसमें क्या है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण की परिभाषा में बड़ा खूबसूरत शब्द है कि मैं तर्क से जान पाऊं कि क्यों करना है, गंगा में जाके स्नान क्यों करना है, क्यों महाकुंभ लगे सब जगह में जाके पाप धोऊंगी, धुल जाते हैं पाप, सरोवर में आगे धुल जाते होंगे, नहीं धुलते। वैज्ञानिक दृष्टिकोण है कि गंगा के जल की संरचनात्मक क्वालिटीज ऐसी है कि वो बहुत सारे रोगों से निदान करती है जो नहाना होता गंगा में, ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। परंतु क्योंकि अब उसमें सीवरेज, नाले, गंदगी बहुत डाल दी, अब वो रोगों का निदान नहीं कर पाएगी, ये भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। ये चीज को जानने के लिए कि मुझे महाकुंभ में जाना, स्नान करने के लिए मैं क्यों बताऊं, टीवी पे वो न्यूज रिपोर्टर 1 घंटे की रिपोर्ट क्यों दिखा रहा है कि गंगा का पानी बड़ा गंदा हो गया, जाना के लिए, ये निर्णय हम खुद लेंगे। तार्किक क्षमता, मंगलवार को नाखून नहीं काटने, क्यों नहीं काटने,
भगवान राम के दर्शन करने अयोध्या क्यों जाना है? तार्किक क्षमता किसी भी चीज को जानने की। अभी तो हमारी तार्किक क्षमता इतनी गर्त में गिरी हुई है कि हमें लगता है कि गर्भधारण के बाद या गोली खा लेंगे तो बेटा पैदा हो जाएगा, है ना? सोचने समझने की क्षमता ही खत्म हो चुकी है। हम वैज्ञानिक सिद्धांत समझ नहीं पाते। तार्किक क्षमता वैज्ञानिक दृष्टिकोण तर्क करके रीजन से जानने का। मानवतावाद कहता है कि वन इसमें 3 शब्द आते हैं। एक तो मैं किसी भी चीज के कारण को जानने की इच्छा हूँ, कारण कहते हैं। दूसरा कंपैशन, तुम्हें तकलीफ है मुझे दिखी। पहला शब्द दिखी, तुम्हें तकलीफ है मुझे दिखी और मैंने कोशिश की कि मैं तुम्हें मदद करूं। मानवतावाद 3 शब्द है। एक कारण समझना कि क्यों हो रहा है, दूसरा मुझे दिखी कि तुम्हें तकलीफ है और तीसरा मेरी इच्छा कि मैं तुम्हारी मदद करूं। अन्वेषण यानी कि डिस्कवरी, चीजों की कारणों को, छुपी हुई चीजों को ढूंढना। जब मैं किसी को मदद पहुंचाना चाहूंगा तो मैं रिसोर्सेज ढूंढूंगा ना, इसकी मदद कैसे कर सकते हैं, ये प्रॉब्लम आ रही है इसको ठीक कैसे करेंगे। अन्वेषण, ढूंढना, डिस्कवरी, रिसर्च, सब कुछ है सृष्टि में, रिसर्च करें। सुधार, रिफॉर्म, कुछ चीजें गलत जा रही हैं जो कि समाज के हित में नहीं है। इस चीज की जागृति किसने दी? मानवतावाद ने। डिस्कवरी मैंने की कि हाँ ये चीज को करके इसको ठीक कर सकते हैं। जैसे सभी प्रथा हो रही है तो अब मैं किसी योग्य हूँ कि मैं तार्किक आंसर देकर के ये बता पाऊंगी सभी प्रथा का पहले रीजन कुछ और था, अब रीजन उसकी आवश्यकता नहीं है तो इसको बंद करना चाहिए। ये रिफॉर्म मुझे लाना है। ये रिफॉर्म लाने के लिए क्या करना पड़ता है? आप सब लोग अपने घरों में बोलते हैं, मैं तो बोलता हूँ घर में भी मानते, सुनते नहीं। क्यों नहीं सुनते? क्योंकि आपकी उस इच्छा में, रिफॉर्म करने की उस इच्छा में तार्किक क्षमता, पॉजिटिव सकारात्मक वैज्ञानिक दृष्टिकोण, उस पॉजिटिव रैशनलिज्म का अभाव है। विचार में है, जो भी व्यक्ति इस जगह से जुड़ा उसको पता है पॉजिटिव रैशनलिज्म क्या है। विचार में है, एक्शन में, कर्म में नहीं है। इसको साइंटिफिक लैंग्वेज में कैसे बोलते हैं, ठीक है? मैंने समझा कि किसी व्यक्ति को, कोई व्यक्ति जब आपके सामने बहुत गुस्सा दिलाई या कोई बच्चे को 4 बार एक चीज याद कराने के बाद भी अगर वो जवाब नहीं दे पाई तो समझा उस बच्चे को याद करने में कोई दिक्कत आ रही है और मुझे वहां पे कोई दूसरा तरीका अपनाना है। आचार्य का, गुरु का, शिष्य का, टीचर का काम होता है। ये समझ लिया, सब लोग जानते हैं अपने सेवा। सब लोगों के ब्रेन के न्यूरॉन्स में ये इंफॉर्मेशन स्टोर है। इसको साइंटिफिक लैंग्वेज में क्या प्रोसीजर बोलते हैं? केमिकल न्यूरोप्लास्टिसिटी। कि केमिकल लेवल पे न्यूरोप्लास्टिसिटी हो गई, इंफॉर्मेशन आगे स्टोर हो गई। अब इस इंफॉर्मेशन को हमने प्रयोग नहीं किया, इस पे बात नहीं की, इस पे चर्चा नहीं की, इसको अनुभव नहीं किया, इसको एक्सपेरिमेंट नहीं किया, तो क्या हुआ? वो स्ट्रक्चरल न्यूरोप्लास्टिसिटी में कभी कन्वर्ट नहीं हुई, जो टाइम लगता है, रिविजन्स लगती हैं। स्ट्रक्चरल न्यूरोप्लास्टिसिटी में जब आ जाएगा तो जैसे ही वो बच्चा के सामने वो बिहेवियर करेगा तो आप शांत हो जाएंगे कि नहीं इसको समझ नहीं आया, इसको किसी और तरीके से समझाना पड़ेगा। चिल्लाएंगे नहीं, बुद्धू है तो 1000 बार तेरे को बता दिया, इसको तो आता ही नहीं, उसको देख के कैसे तुरंत ऑटोमेटिक रिएक्शन आता है। ऑटोमेटिक रिएक्शन वो क्यों नहीं आता जो हमारी समझ का था? क्योंकि हमने समझा परंतु उसको मनन नहीं किया, बार बार प्रयास नहीं किए। केमिकल न्यूरल चेंज स्ट्रक्चरल न्यूरल चेंजेस में कन्वर्ट नहीं हुआ। जब तक स्ट्रक्चरल न्यूरल चेंजेस में कन्वर्ट नहीं होगा, फंक्शनल न्यूरल चेंजेस में नहीं आएगा। तो आज की हमारी इस संगोष्ठी का विषय वो आपके अंदर एस्टैब्लिश्ड केमिकल चेंजेस को स्ट्रक्चरल चेंजेस में कन्वर्ट करने का एक प्रयास मात्र है कि हम बार बार इस चीजों पे बात करेंगे और वो हमारे व्यवहार में शामिल होगा। जब व्यवहार में शामिल होगा तो क्या बनेगा? वो हमारा धर्म। धर्म है हर व्यक्ति का जो क्वालिटी होगा वो उसका धर्म है। धर्म से हमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई नहीं है, वो धर्म नहीं है, वो मजहब है। धर्म मतलब मेरी क्वालिटी क्या है, सच ही मेरा धर्म है, वगैरह वगैरह जो
मेरी क्वालिटी, मेरे ह्यूमन ट्रेट्स मेरा धर्म है। यदि मैं टीचर हूँ, मैं गुरु हूँ, ये मेरा धर्म है, तो मैं गुरु ही रहूंगा किसी भी अवस्था में। सोते हुए, जागते हुए, थका हुआ, हारा हुआ, बीमार, गुरु गुरु रहता है, उसका धर्म होगा, उसको सिखाना है। ठीक है, तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर हमने शब्दों का पकड़ा है, यहाँ पे सकारात्मक वैज्ञानिक दृष्टिकोण हमारा, मानवतावाद और अन्वेषण, इन सब चीजों में एक कॉमन चीज है तर्क की शक्ति, रैशनल, किसी भी चीज को रीजन करके समझना, चैलेंज कर देना कि क्यों करना है। हम चैलेंज नहीं करते कि वो बुरा बोलेंगे समाज में, ये ऐसे नास्तिक व्यक्ति है, ये नहीं करना चाहता, बुद्धू है, पागल है, पढ़ाई के डर से ये सब्जेक्ट नहीं करना चाहता, रैशनल नहीं करना चाहते, रीजन नहीं करना चाहते। रीजन कैसे करना है, कैसे सीखना है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जो आधार है हमारा यहाँ का इस शिक्षा का, रैशनल पे आधारित है। आधार कहाँ है? दो जगह है। एक तो जो आप देख रहे हैं महर्षि तुम्बे की जो चाइल्ड साइकोलॉजी के बेसिस है, रूल्स है, वहां पे पॉजिटिव रैशनलिज्म पे डेवलपमेंट की पूरी बात की। दूसरी जो साइकोथेरेप्यूटिक अप्रोच है, साइको स्पिरिचुअल थेरेपी, जिसको गीता की दोबारा से एक व्याख्या करके डॉक्टर शिकोली ने एस्टैब्लिश किया था, वहां पे इसका पूरा आधार है कि पॉजिटिव रैशनलिज्म कहां से आएगा, पूरा आधार है उसका। अभी जैसे जैसे हम आगे समय में आगे बढ़ते जाएंगे, उसमें नोट्स भी दूंगी मैं आप लोगों को कि उस चीज को कैसे समझना है। गीता आधारित है सांख्य दर्शन के ऊपर, उसका अध्याय 2 सांख्य योग के नाम से जाना जाता है। जब आप सांख्य को पढ़ते हैं तो उसमें 3 प्रकार के प्रमाण की बात करी गई है। किसी भी चीज को मानने के लिए 3 प्रकार के प्रमाण होने चाहिए। पॉजिटिव रैशनलिज्म के डेवलपमेंट के लिए मेरा परिचय 3 प्रकार के प्रमाणों से होना जरूरी है। वहां से आएगा सकारात्मक, सकारात्मक दृष्टिकोण वैज्ञानिक, वहां से आएगा मानवतावाद की दर्शन, और वहीं से आएगी अन्वेषण की शक्ति। पहला क्या? प्रत्यक्ष प्रमाण, जो मुझे सामने दिखाई दे रहा है, मैं प्रमाण है मेरे पास के लोग आए थे आज की सभा में। प्रत्यक्ष प्रमाण, मेरी आंखें देख पा रही है, मेरी ज्ञानेंद्रियां जिस चीज को रिसीव कर पाए, आंखें, कान, नाक, जीवा, त्वचा, जिस चीज को रिसीव कर पाए वो मेरा प्रत्यक्ष प्रमाण है, मैंने देखा, ये हुआ, हो गया। दूसरा है हेतु प्रमाण, जिसे बहुत सारे देर चर्चा करके हम हेतु जिज्ञासा के तौर पर बात करते हैं कि मेरे अंदर यदि हेतु को जानने की जिज्ञासा नहीं हो तो मैं हेतु प्रमाण जानूंगा। जो मैं हेतु प्रमाण नहीं जानूंगा तो न सकारात्मक वैज्ञानिक दृष्टिकोण आएगा, न मानवतावाद आएगा, और न ही अन्वेषण की कैपेसिटी आएगी। रिफॉर्म तो दूर की बात है। हेतु क्या है? आप कहीं आग धुआं उठते देखते हैं तो आपके अंदर ऑटोमेटिक रिएक्शन है ना, आग लगी होगी। कहीं बिना आग लगे भी धुआं उठते देखा है? अगर अगरबत्ती से भी धुआं उठता है तो आग तो लगी ना, है ना? तो वो क्या है? सिंपल बेसिक फिजिक्स और केमिस्ट्री के रूल्स हैं। कोई रॉकेट साइंस कोई ऐसा नहीं है कि हमने कोई धार्मिक बात कह दी, यहाँ पे धार्मिक बात हो ही नहीं, पूरा साइंटिफिक है, साइंस ड्रिवन है। फिजिक्स और केमिस्ट्री के बेसिक रूल, हेतु जिज्ञासा, हर चीज के पीछे कारण, गंगा में नहाने क्यों जाना है, हेतु कारण है, उसके पीछे साइंटिफिक रीजंस है। हर बच्चे के अंदर चीजों के कारणों को जानने की इच्छा, नेचुरल हेतु जिज्ञासा का विकास यदि हम करेंगे तो उसके अंदर ये तीनों तत्व अपने आप आ जाएंगे। जब ये तीनों तत्व आ जाएंगे तब वो रिफॉर्म कर पाएगा। सिंपल, यही आपके अंदर, यही मेरे अंदर, यही एक बच्चे के अंदर। बच्चों को कौन पहुंचाएगा? अक्सर मास्टर ट्रेनर से सीखेंगे और जाके उस चीज को आगे लेके जाएंगे। तो जब हम साइको स्पिरिचुअल थेरेपी के एंगल से, सांख्य दर्शन के एंगल से देखते हैं, चीजें बहुत आसान है, तो कुछ मुश्किल झमेला है ही नहीं। सांख्य दर्शन 25 सूत्र, सिंपल कैलकुलेशन, मैथमेटिकल अप्रोच। उन्होंने वैसे बात ही नहीं की सांख्य का क्या है, काउंटिंग, क्या काउंट करना है, सिंपल रूल्स काउंट करने हैं, 25 सूत्र। हम क्या रिसीव करते हैं, हम उसको कैसे एनालाइज करते हैं, वहां का अप्रोच हमारा साइंटिफिक होने का, ठीक है। और इस चीज को मैं प्रमाणित कर सकती हूँ। जब भी हम लोग किसी मनोरोग के साथ आते हैं, किसी भी मनोरोग के साथ, कोई भी मनोरोग, ये कोई भी अपनी समस्या
जिसके चलते आपको ये लगता हो कि मैं जीवन में कर नहीं पा, मुझे जीवन में वो नहीं मिला, मेरे जीवन का ये दुख है, उसको दो ही दर्शन से, जिसका आधार साइको स्पिरिचुअल थेरेपी के जो बेस है दोनों, जिसको हम कहेंगे कि साइको स्पिरिचुअल थेरेपी के एंगल से उसके बेसिक आधारों पे आपकी आज किसी भी समस्या का निदान सिर्फ 90 मिनट से 105 मिनट के दौरान कर सकते हैं। 1.5 से 2 घंटे के अंदर आप ये लर्निंग लेके जा सकते हैं कि मैं अपनी समस्या का समाधान खुद कैसे करूं, स्वयं कैसे करूं। उसके बारे में अगर 8 घंटे का समय आपको लग सकता है, लेकिन ये समस्या समाधान 1.5 से 2 घंटे से ज्यादा का है ही नहीं। पहले सांख्य दर्शन की समझ, फिर योग दर्शन की समझ, इट इज अ कंप्लीट साइको स्पिरिचुअल थेरेपी। ठीक है, कोई भी एक समस्या आप लोग मुझे बताएंगे और उसके कारणों को मैं एक्सप्लेन करूंगी, भाषा नहीं दूंगी, लेट अस टेक इट सीरियसली। हमें पता चले कि अप्रोच हमें कैसे मदद करती है। कोई भी एक समस्या बताइए, घर की, गृहस्थी की, परिवार की, हेल्थ की, मन की। हाँ जी बिल्कुल, लिखते रहेंगे। आप बताइए। आप सभी प्रश्न कर सकते हैं, मैं प्रश्न नोट कर सकते हैं। अच्छा महोदय, एक और प्रश्न पूर्ण होता है, जैसे कि जैसे एक बच्चा पैदा होता है तो प्रकृति की तरफ से उसके मन में एक बड़ी बनाई व्यवस्था है कि आज वो कैसे, उसके अंदर एक एम्बिडियस को लेकर पैदा होता है और हर प्रत्येक नवागत विषय पर वह प्रश्न करता है, परंतु एक निश्चित टाइम पीरियड के बाद ये जो जिज्ञासा है ये मतलब कैसे दब जाती है या मर जाती है, क्या कारण है? इसके पीछे 2 कारण हैं, एक है कारण अंदर का, एक है कारण बाहर का। आंतरिक कारण है, एक बाहरी कारण है। इसको हम इस तरीके से कह सकते हैं, जैसे डॉक्टर जी पॉली ने इसको प्रतिपादित किया था कि एक तो एनवायरनमेंट भौतिक कारण और दूसरा साइकोलॉजिकल, इंटरनल, 2 कारण। भौतिक कारण क्या, बहुत सवाल पूछता है, बहुत सवाल पूछता है, कोई दूसरा व्यक्ति को समझा रहा है फिर भी सवाल पूछते हैं, गलत समय पे भी सवाल पूछते हैं, तो एनवायरनमेंट उस चीज को मैनेज नहीं कर पा रहा। उन्होंने कहा चुप बैठो, शांत रहो। तो एनवायरनमेंट से उसको बहुत नो सुनने को मिला, बहुत नहीं सुनने को मिला। उसमें भी वेरिएशन है, बच्चा ज्यादा लेकर रखेगा तो उसको सिखाना कि सवाल को बांध के कैसे रखना है और फिर थोड़ी देर बाद पूछना है, और जब तक उत्तर ना मिले तब तक बार बार भी पूछ सकते हैं। एनवायरनमेंट, एक तो एनवायरनमेंट से सपोर्ट नहीं मिलता तो जिज्ञासा दब जाती है। दूसरा जो कारण का ये प्रमाण जानने की जो इच्छा है ना, उसको 3 कारणों में इसीलिए बांटा। एक तो है प्रत्यक्ष प्रमाण जो उसकी ज्ञानेंद्रिय से उसने उत्तर जानती है, दूसरा हेतु प्रमाण जो वो रीजनिंग से जानना चाहता है, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री की कंप्लीट और धर्म की कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग से, और तीसरा है शब्द प्रमाण जो कि वेदों, शास्त्रों, किताबों में लिखा गया, जो कि उस फील्ड के किसी एक्सपर्ट व्यक्ति द्वारा सालों की रिसर्च के बारे में लिखा गया शब्द प्रमाण। अब शब्द प्रमाण तक पहुंचने का जो रास्ता रुकता है निकटल, हमने भाषा को पढ़ना सीखा, डिग्री को पढ़ना सीखा, हमने पढ़ना तो सीख लिया कि प्रार्थना व्यक्ति की स्वयं के साथ की गई एक गुफ्तगू है जिसमें वह अपने पातित्व अथवा पात्रता का निरीक्षण करता है, उसे स्थापन करता है। सबने पढ़ लिया, समझ की तरफ हुआ है, कॉम्प्रिहेंड सब नहीं कर पाते। तो हमारी एजुकेशन सिस्टम में भाषा के डेवलपमेंट में कॉम्प्रिहेंशन का उतना शार्पनेस नहीं है। जब कॉम्प्रिहेंशन का शार्पनेस नहीं होता, कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाता, यानी कि समझ डेवलप नहीं कर पाता, तो व्यक्ति शब्द प्रमाण से चीजों को सीख नहीं पाता। लिखा तो है, गीता तो कुरुक्षेत्र में बैठे हैं, इस कुरुक्षेत्र में इस वक्त कम से कम नहीं तो 1500 वर्जन अलग अलग होंगे गीता के। कोई कितना भी सीखना चाहे सीख सकता है अगर वो कॉम्प्रिहेंड कर पाता है। ये इंटरनल साइकोलॉजिकल कारण है कि मेरे व्यक्तित्व के डेवलपमेंट में मैंने कॉम्प्रिहेंशन सीखा ही नहीं। मैं चाहता हूँ कि कोई और बताए जी। सर मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जैसे आप कह रहे हैं कि बच्चों के साथ प्रॉपर पेरेंटिंग भी तो नहीं होती है ना। पेरेंट्स में आप सोसाइटी में देखिए, किसी का बच्चा है, एक बच्चा होता है वो बहुत आराम से बैठा होता है, सब कहते हैं कितना प्यारा बच्चा है, कितना शांत बैठा है,
और एक वही बच्चा होता है जो बहुत ज्यादा क्यूरियस होता है, हर चीज को लाइट में पकड़ेगा, हर चीज को देखेगा। तो इसके लिए हमें प्रॉपर पेरेंटिंग भी तो चाहिए। उस टाइम पेरेंट्स की मानसिक स्थिति कैसी है, वो बच्चे को मतलब प्रॉपर टाइम नहीं देते हैं, ठीक है ना। बच्चा फिर वो टाइम टू टाइम सभी बच्चों की लगभग मेंटलिटी ऐसी हो जाती है, और स्कूल में भी जनरली टीचर्स के लिए भी स्पेशली है। टीचर्स जो बच्चा ज्यादा, अगर आप लेक्चर दे रहे हैं 45 मिनट्स का आपके पास टाइम है, जो बच्चा जितना ज्यादा सवाल पूछता है उसको बिठा दिया जाता है, उसको बंद कर दिया जाता है, उसको इतना दबा दिया जाता है कि वो आगे जाके पढ़ना ही छोड़ देता है। तो इसके लिए आप क्या कहेंगे? इसके लिए जब हम पेरेंटिंग की बात करते हैं, पेरेंटिंग को भी जितना आज कॉम्प्लेक्स और रॉकेट साइंस बना दिया उतना नहीं करना है, इजी करें उसे। इजी कैसे करेंगे कि आप बच्चे की, जो सर ने टच किया था उस टॉपिक को, जो जब इवोल्यूशन हुआ पूरी सृष्टि का, जो इवोल्यूशन तो अब आई है, कपिल मुनि ने तो उसको बोल दिया। इवोल्यूशन जब हुआ था तब ये बताया था कि हर एक व्यक्तित्व के विकास में संयोजन है 3 चीजों का, रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण। वो कॉम्बिनेशन के बैलेंस चलता है। यदि पेरेंट स्वयं का साक्षात्कार कर सकता है, स्वयं का दृष्टा होता है, गीता का अध्याय 2, स्वयं का साक्षात्कार कर सकता है, तो वो समझता है कि मेरे अंदर क्या इम्बैलेंस हो रहा है, पहले तो मैं उसको समता में लाऊं। और उसी दृष्टिकोण से अगर वो अपने बच्चे को देखता है कि इसके अंदर कौन सी प्रवृत्तियों का संतुलन हुआ है और उसमें संतुलन बैठाता है। कोई बच्चा, हमारी साइकोलॉजी की लैंग्वेज में आजकल उसे बोलते हैं हाइपरएक्टिव है, तो वहां पे कम करके वहां पे थोड़ा सा विश्राम को बढ़ाना है, उसको ऐसी एक्टिविटीज में डालना है जहां पे वो बिजी हो। उसके लिए पेरेंटिंग का टिप नंबर 1, अपने बच्चे की क्षमता को, अपने बच्चे के गुणों को पहचानिए और उसके अनुसार उसको बिजी कीजिए। हर बच्चा स्केटिंग नहीं करेगा, हर बच्चा मैथमेटिक्स के क्वेश्चन टेबल से सॉल्व नहीं करेगा, कुछ भाषा से शुरू करेंगे और कुछ मैथमेटिक्स से शुरुआत करेंगे। नंबर 1, ऑब्जर्व कीजिए स्वयं को, बच्चे को, और फिर उसकी वृत्तियों के अनुसार उसे टाइम दीजिए। फिर जो बच्चों के लिए कंपल्सरी है, जो हर विधा में दिया गया है, स्लो डाउन पीरियड हो गया आजकल कि दिन में 1 घंटे का समय ऐसा कि जब आप स्वच्छंद हो गए कि कुछ भी स्वयं करना है, कोई रोका टोकी नहीं करके ये मत करो वो मत करो, नहीं, फ्री, जहाँ पे वो अपनी क्यूरियोसिटी शांत कर सके। और जब वो सवाल करता है उसके सवाल को लेके, तुम बड़ा अच्छा सवाल पूछा, अच्छा फिर आराम से बैठे थे तुम्हारे सवालों पे चर्चा करेंगे, क्योंकि जवाब मुझे नहीं आता कई दफा, तो मुझे इनकार करने की बजाय समय लेना है ताकि उसको उसकी जिज्ञासा रिस्पेक्टफुल लगे, उसकी जिज्ञासा का दमन नहीं करके उसको रिस्पेक्टफुल देना। अगर हम ये 3 बेसिक सूत्र, एक ऑब्जर्वेशन, दूसरा फ्री पीरियड और तीसरा उसकी जिज्ञासा का सम्मान पूर्वक एक्सेप्टेंस, सिर्फ 3 चीजें भी अगर हम लोग एप्लीकेबल कर लें, टीचर भी और पेरेंट्स भी, तो समस्या का समाधान काफी हद तक हो सकता है। बाकी पेरेंटिंग के अंदर इसके अलावा बच्चों की सुरक्षा, न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस से भी अशांति आती है बच्चों में, वो सब चीजों का बैलेंस भी थोड़ा थोड़ा फिर सीखा जा सकता है। आपका कोई सवाल है? मुझे लगा कि आप कुछ पूछना चाहते एक मिनट थोड़ा सा बैठ जाए। नहीं, मेरा ये था, जैसे जो विषय है हमारा वो केवल बच्चों तक ही सीमित नहीं है, जो हमारा समाज के टोटल घटक है, चाहे वो बड़े भी हैं, लेकिन आम जनता के बीच, आम समाज के बीच, आम व्यक्ति के बीच हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण कैसे लेके जाए। प्रॉब्लम ये है, मतलब एक जैसे रीजनिंग है आज, क्योंकि जो बड़े हैं वही आगे छोटों को शिक्षा दे रहे हैं, और अगर उनके अंदर ही रीजनिंग नहीं है, उनका ही साइंटिफिक दृष्टिकोण नहीं है, तो फिर बच्चों में इस तरह की चीज कैसे पैदा करेंगे साइंटिफिक। तो सबसे पहले पूरे समाज के अंदर एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण, वैज्ञानिक चेतना है, वो कैसे उत्पन्न की जाएगी, सवाल। तो इस सवाल के लिए एक जो मैं पिछले 10-12 दिन से लगातार एक डॉक्यूमेंट लिख रही हूँ,
यही के लिए मेरे को भी इसी जगह के थोड़ी लिए। देर बाद 2 ये मिनट समाज में सब लोगों के अंदर एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण का जुड़ाव करना है। हमें रीजन करना है ये चीज क्यों हो रही है और ये चीज को इस तरीके से सोचा हुआ है क्यों नहीं सब लोगों के अंदर। उसके लिए बुद्धि मुख्य चीज, रीजन कौन करेगा, तार्किक क्षमता किसमें है, बुद्धि में है। अब बुद्धि तो सब में है तो नेचुरली होना चाहिए था, क्यों नहीं आ पाया नेचुरली, उसकी होने की वजह है। इसको बिल्कुल बिल्कुल साइंटिफिक नजरिए से अगर हम समझेंगे तो हम ये समझ पाएंगे कि इसको उठाना कैसे होता है। एक्सप्लेन करूंगी क्योंकि सब वर्बली कर रही हूँ, ब्लैकबोर्ड नहीं है इसलिए मेरे पास हो सकता है कुछ और किसी को सवाल में पूछिए। बुद्धि सबके पास है, सबकी तार्किक क्षमता समान होनी चाहिए, परंतु किसी की कम है किसी की ज्यादा। क्यों? जब भी हम कोई इंफॉर्मेशन रिसीव करते हैं एनवायरनमेंट से, वो हम अपने सेंस ऑर्गन्स के द्वारा करते हैं। कपिल मुनि ने जो सांख्य के 25 सूत्र दिए हैं उसमें 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं और 5 है तन्मात्राएं। जब भी हमने कोई इंफॉर्मेशन बाहर से रिसीव की, उसको रिसीव किया हमने अपनी ज्ञानेंद्रियों से, हाथ से, पैर से, नाक से। इसी कंसेप्ट समझ आएगा सबको। फिर उसको हम इवैल्यूएट करते हैं अपने दिमाग में, इसका क्या मीनिंग है, अच्छा है बुरा है। मैं आप लोग मेरी आवाज सुन रहे हैं, कान से सुन रहे हैं, ज्ञानेंद्रिय काम हो रही है। और तन्मात्रा क्या है, स्वर। मेरा स्वर कितना मीठा, कितना खराब, कर्कश, कितनी उसमें मधुरता, ऊपर नीचे वॉइस मॉड्यूलेशन कैसे हुए, जितना मेरा स्वर अच्छा होगा उतना बंधु के दर्शक उतना बढ़ेगा। तन्मात्रा, स्वर। जब ये दोनों चीजें जुड़ेंगी तब तो आपका मन उस इंफॉर्मेशन को रिसीव करके बुद्धि को लेगा। अगर ये दोनों चीजें नहीं जुड़ी, आपका अटेंशन नहीं बना, ध्यान इधर उधर गया, तो आपकी इंद्रियां, मैं जो भी बोल रही हूँ उसमें से 80% शब्द सुनने की ही नहीं, और आप किसी और ख्याल में होंगे, शरीर से यहाँ कहीं और कहा, क्योंकि तन्मात्राएं नहीं बोलो, ज्ञानेंद्रियां नहीं बोलो। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास समाज में करने के लिए पहली शर्त अपनी ज्ञानेंद्रियों को विकसित करें। आपकी आंखों की क्षमता, आपकी सूंघने की क्षमता, आपकी सुनने की क्षमता जब अच्छी होगी और बहुत कष्ट नहीं होगा 1 घंटा 1.5 घंटा बैठ के लेक्चर सुनने में, तब आप उसको मनन कर पाएंगे, तब तन्मात्रा काम करेगी, तब परसेप्शन काम करेगा। उसको साइकोलॉजिकल लैंग्वेज में परसेप्शन बोलते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विकास के लिए पहला सूत्र ज्ञानेंद्रियों पे काम, शरीर पे काम करें, सूक्ष्म व्यायाम करें, आटा गूंथे, सब्जी काटे, झाड़ू पोछा करें, चीजें करें, ताकि आपकी टच की और जितनी भी सूक्ष्म आपके अंग हैं वो सब काम करते हैं। हाँ। दूसरा, फिर तन्मात्राएं आई, तीसरा ये आया, देखिए बात वो थोड़ा सा बात में आती है, एक प्रक्रिया है सांख्य की, इस सृष्टि के पीछे जैसे मूल कार्य क्या रहे हैं कपिल ने किया है वो सारा, लेकिन जैसे जो हमारे बड़े बड़े लोग हैं, जैसे यहाँ तक कि प्राध्यापक स्तर के लोग जितने भी हैं और एक वातावरण के अंदर रहते हैं, उसके बाद भी उनके अंदर भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास नहीं हो पाता। तो ये मैं एक उदाहरण रख रहा हूँ कि मैं एक टीवी पे इंटरव्यू दे रहा था। कुमार विश्वास है हमारे काफी आज के प्रतिष्ठित और वैसे काफी आदमी भी है, साहित्य के बड़े नामचीन व्यक्ति है, लेकिन उनमें देखिए राम के ऊपर, राम मंदिर के ऊपर चर्चा चल रही थी। मैं इस विषय में नहीं जाना चाहता कि वो वैज्ञानिक है, कितना हमारे को होना चाहिए उसमें नहीं, लेकिन उन्होंने एक जगह कहा कि राम तो आस्था के विषय है। अब सारे लोग थे, सुन रहे थे और उन्होंने हाँ जय हो कुछ ऐसा, बस सारे पढ़े लिखे लोग थे, बड़े बड़े पत्रकार थे सारे। तो मेरे दिमाग में एक प्रश्न उठा कि पहले भी मैंने यहाँ एक मीटिंग में बात रखी थी कि अगर आपकी आस्था एक बकरी को चमन समझती है और किसी भैंस को आग का पत्ता समझती है और आस्था, तो सबसे पहली प्रॉब्लम एक अपने धर्मात्मक ज्ञान के कारण आप अपने लिए नहीं पैदा करें,
और फिर आगे दूसरों के लिए जो प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे वो अलग से होगी। यानी जीवन अकेले आस्था के सहारे नहीं चलता। जीवन में आस्था से पहले आस्था है, लेकिन विवेक भी प्राथमिक है। और राम केवल आस्था के विषय तो नहीं, कृष्ण की आस्था के विषय नहीं, उनका जीवन देखिए आप जगह जगह मर्यादा पुरुषोत्तम आता है, मर्यादा पुरुषोत्तम हर जगह वो विवेक से काम लेते हैं। इसी तरह कृष्ण है, हर जगह विवेक से काम लेते हैं। अकेले आस्था का और जीवन आस्था के सहारे नहीं चलता, आस्था से पहले विवेक आवश्यक है। तो उन बड़े बड़े लोगों के अंदर जैसे हैं वो भी इस चीज से है ग्रसित। तो कैसे कैसे नहीं लोग उस बात को मानते। लो मेरे को देवा दे, मैं इसको एक्सप्लेन कर दूं। ये अच्छा। जब इंफॉर्मेशन आई मन के पास, अब मन एनालिसिस के लिए बुद्धि के पास भेजा, बुद्धि के पास है विवेक। अब उन लोगों में विवेक का डेवलपमेंट क्यों नहीं हो रहा? विवेक के डेवलपमेंट ना होने के पीछे दो कारण सूत्रों में दिए हुए हैं, कोई नई बात नहीं है। एक, सही गलत का भेद करने की क्षमताएं का होना, विवेक की क्षमता का होना। उसका कारण नियम दिए हैं, 5 नियम दिए हैं। अगर वो 5 नियम पे हम स्वयं का एनालिसिस नहीं करते तो हमारा विवेक डूबता चला जाता है, प्रैक्टिस में नहीं रहता। तो वो 5 नियम मैं एक्सप्लेन करती हूँ भी। दूसरा, करेज। स्वयं के अंदर होने वाली वो क्षमता जिसको हमने करेजियस होकर कि ये निर्णय सही है, इसका परिणाम जो भी होगा मैं देखूंगा, ये निर्णय गलत है, इसका परिणाम कितना मधुर भी हो तो भी मुझे नहीं चाहिए, विवेक के ऊपर आधारित है। 5 नियम दिए हैं योग दर्शन में, बिल्कुल क्लियर। वो बोलते हैं क्या? अहिंसा, सत्य, असत्य, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। ये 5 जब बुद्धि के ऊपर जोर डालेंगे और नकारात्मक होंगे तो वो कह रहे हैं कि वासना केवल ब्रह्मचर्य नहीं है, वासना में 5 तत्व शामिल है। जितनी ये बढ़ेंगी उतनी ज्यादा हमारा विवेक कम होगा। अब विवेक को संभालना है, बढ़ाना है, बनाना है, तो 5 सूत्रों पे अपना स्वयं का परीक्षण करते रहना। जब परीक्षण में हो गए पास, अब जो भी हो मैं देखूं क्लियर, कोई कंफ्यूजन नहीं बचा। डिसीजन मेकिंग आ गई, आपका कंफ्यूजन था। 5 सूत्रों को समझेंगे। सबसे पहला अहिंसा है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण के लिए मैं अहिंसा का पालन, मैं अपने कर्म से, एक्शन से किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना, जान के अनजाने में, बोल से, चीज से, ठीक है। दूसरा, सत्य, मैं अंदर बाहर एक, यही मेरे अंदर मन में तो इच्छा कुछ हो रहा है, बाहर कुछ और दिखा है ना, मेरा वहां जाने का मन नहीं है, मैं उस विचारधारा से साक्ष्य नहीं रखता हूँ, मैं वहां नहीं जाऊंगा। ये मेरे सिर में दर्द जी, आज नहीं आपको, दोनों में फर्क है। ये बहाना आपको कमजोर बनाता है, आपके विवेक को कमजोर बनाता है, आपकी साफ हुई और क्लियर कट जो एटीट्यूड है वो आपको मजबूत बनाता है, जो कि आपके अंदर विवेक की क्षमता को बढ़ाता है कि आपके अंदर भय नहीं रहा कोई। असत्य है किसी की चीज को बिना पूछे चोरी से चुरा लेना, उसके ऊपर अननेसेसरी अधिकार जमाना, किसी दूसरे की चीज को चुरा लेने की, पा लेने की सही गलत तरीके से इच्छा रखना असत्य है। फिर ब्रह्मचर्य का मीनिंग ये नहीं कि सन्यासी होगी शादी नहीं करेंगे। ब्रह्मचर्य का मीनिंग उस तरह के नकारात्मक विचार को ब्रह्मचर्य का मतलब यही है कि हाँ उस आचरण वैसा बनाया जाए, महान होने का रास्ता। हाँ, उसमें दोनों चीजें हैं। एक तो अपनी जो भी ब्रह्मचर्य का पालन करना है, यानी कि उस तरह का विचार नहीं हमेशा रखना, आप अपने एक अच्छे तरह से संबंध में हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। दूसरी, ब्रह्म की चर्या, आपका आचरण ब्रह्म यानी कि जो भी हमारा तत्व ज्ञान है उसके अनुसार होना चाहिए। तो तत्व ज्ञान पे चर्चा है वो बाद में करेंगे। और हमारा आखिरी था
अपरिहार्य अननेसेसरी चीजों को कलेक्ट करने की, मैं एक मकान बना लूं, मैं दूसरा मकान बना लूं, मैं तीसरा जमीन खरीद लूं, बहुत सारी चीजों का संग्रह करने की, जरूरत से ज्यादा चीजें इकट्ठी करने की और दूसरों पे अनाधिकार जमाने की हमारी इच्छा है। ये 5 नियम है। अगर ये 5 नियमों पे आप इधर उधर हुए, विवेक शून्य होगा। विवेक शून्य हुआ तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण को कोई नहीं बचा सकता। ये आधार है। ये एक आध बात, हाँ कह लीजिए पहले आप। एक आध मैं ना, जैसे मैडम ने बताया बड़े अच्छी, उन्होंने तो बिल्कुल सुंदर ढंग से, वो हमारा जो सांख्य है वो बिल्कुल वैज्ञानिक है सारा ही, और ये पंच कर्मेंद्रियां, पंच ज्ञानेंद्रियां, बिल्कुल अच्छा, बहुत बढ़िया। मैं ये कह रहा हूँ, जैसे पेरेंट्स हैं, जैसे बहन जी ने, बिटिया ने प्रश्न पूछा है, और क्योंकि वो बच्चों के पेरेंट्स हैं और दे आर फेसिंग सम प्रॉब्लम्स विद रिगार्ड द इंस्टीट्यूशन, मैंने वहीं से शुरू किया था। हम जो बच्चा बताता नहीं है ना, उसको ये नहीं कहते कि तुमको क्यों नहीं पता है, या तुम मनन चिंतन नहीं करते हो, घर पर पढ़ते नहीं हो, नहीं, उसको ये कहेंगे कि भाई बहुत अच्छा, भूल गए हो तुम, अभी आपको समझने की जरूरत, ध्यान देना, और इसको जा करके पढ़ो तुम फिर से, उसको आएगा। दूसरे, जैसे आप मैं लेमैन की तरह बता रहा हूं, जैसे बच्चा है, छोटा है, धीरे धीरे उंगली पकड़ के आगे बढ़ा, फिर वो सारा देखता है एनवायरमेंट, जो चर्चा मैडम ने की है, कहानियां भी सुनता है, उसमें उसको जिज्ञासा होगी ही होगी, वो पूछेगा, तो आपको टाइम भी देना पड़ेगा, चाहे आपका और कोई नुकसान हो जाए, और आप बच्चा जो चाह रहा है ना, उसकी हर चीज के पास आप अपना मस्तिष्क ये दौड़ाएं, ये क्या चाहता है, उसमें जिज्ञासा होती है। हमारे बेटे ने, अब तो वो इंजीनियर है, ठीक है, छोटा था तो कोई यहाँ एक विशेष, उसको हम कहीं दिखाने ये तो नहीं लगे कि भाई ये बहुत अच्छा है, ये है वो है, लेकिन वो गीता के श्लोक टीवी में देख करके ही सीख गया। लोग सोच रहे हैं मैं सिखा रहा हूं। अच्छा, उसके बाद में उसने एक प्रश्न पूछा, से हमारे पिताजी का फोन आया तो उन्होंने पूछ लिया, बातचीत कर ली, फिर बोला वो कि मुझे दो फोन, पिताजी आप मेरे पापा के पापा है ना? बोला हाँ, ये उसको ये समझ आया कि इनको जो पिताजी कहते हैं ये पापा के पापा है। अच्छा, उसने कहा पापा आपके पिताजी का क्या नाम है? मैंने कहा आचार्य प्रेमदत्त गौड़ है। बोला और उनके पिताजी? मैं कहा वो आचार्य चैनसुख गौड़। उनके पिताजी? मैंने कहा भाई पर इसको मना कर, मैं कि वो आचार्य रामस्वरूप शर्मा। उनके पिताजी? मैं कहा वो पाटू राम सिंह। उनके पिताजी? मैं कहा चेतराम जी। उनके पिताजी? मैडूराम। उनके पिताजी? मैं कहा पूछने दो इसको, इसकी गिनती खत्म है। मैंने कहा ऋषि वशिष्ठ है। और मैंने कहा बेटे नारायणम, नारायण के बाद ये चले हैं ना, इनके अलग अलग पार्ट्स हैं, नारायणम पद्म भवम वशिष्ठम गोविंद योगींद्र मथास्य शिष्यम शक्तिम च तत्पुत्र पराशरम च व्यासम सुखम गौड़ पदम महांतम। मैं सारा उसको बताना, मैंने ऐसे आए। अब वो जो मैडम ने एक ने डांट दिया, ये ज्यादा जो करंट प्रॉब्लम है ना उससे जुड़ने की जरूरत है। मैडम ने डांट दिया तो बोला अब नहीं जाऊंगा मैं। तमीजा साहब की मिसेस थी, वो स्टेट बैंक में थे, वो तो ठीक, वो कोई पीएन होगी उसको भी मैडम करे। बोले ना वो काली मैडम है ना उसमें, अब मैं उस स्कूल में जाऊंगा ही नहीं। मैं ले गया, प्यार से समझाया, हेड मैडम के घर गए, चाय पी, ड्राई फ्रूट खिलाए। मैंने कहा मैडम कितनी अच्छी है, अब चलेंगे। अब बोले कुछ भी खिला दो पर स्कूल में नहीं जाऊंगा मैं, वो काली मैडम है। और वो बच्चा इतनी जिद कर गया, वहां से छुड़ाना ही पड़ा।
फिर अग्रसेन स्कूल में जाकर के उसकी जो नर्सरी और वो होती क्लास है, मैं तो भूल जाता हूँ, उसमें दाखिल किया। वो उस स्कूल में गए ही नहीं। क्या कारण है? किसी भी बच्चे को जो स्कूल में, जैसे बच्चे ने कोई वो की कोई शरारत, तो एक तो उस पे उसको पनिशमेंट नहीं देना, उसको ये बताया बेटा ऐसा है, दोबारा नहीं करना, इससे ये नुकसान हो जाता है। और उसके बाद जो गलती भी करता है ना, उसको प्यार से समझाया जाए। और जो नहीं बता पाया, तुम तो बहुत अच्छे हो और अब की बार मैंने तुमको बता दिया, अब 2 और 2 4 होते हैं, अब बताओ। उसने बता दिया, बोला लो इसको तो हम गिफ्ट देते हैं भाई, ये तो बहुत ही अच्छा बच्चा है। आप उसकी हर समस्या को लेकर के उस पर फोकस करिए और उसके साथ जुड़ जाइए। फिर वो घर वहां की सारी बातें बताएगा, उसमें आपको समस्या सुनने में आ जाएगी कि मैडम ने क्या कहा और दूसरे बच्चे ने उसको क्या कहा। फिर उसको मोबिलाइज करके धीरे धीरे आप उसके साथ खेल में खेल हर तरह मिल जाए उसके साथ, बच्चा आगे तक बताएगा और अपनी समस्या, उसकी समस्या आप सोल्व कर पाएंगे। जो टीचर है ना, टीचर को पूरा रिगार्ड दीजिए। और जो कुछ लोगों की ये धारणा बन गई है कि ये पब्लिक स्कूल है, हम फीस देते हैं मोटी, और वो टीचर के लिए उल्टा सीधा बोलते हैं पेरेंट्स। बच्चा भी उसी लिहाज से वो टीचर का वो सम्मान नहीं कर रहा है, अब वो फिर उससे बिगड़ जाएगा। अब जैसे एक चीज उठा लाया बच्चा, वही जो मैडम बता रही थी वो इसी में प्लस कर रहा हूं, तो आपने ये कहना है ये चीज आप ले तो आए, उसे उसी को दे के आना, और हमारे से जो होगा हम तुम्हें दिलाएंगे, जो नहीं होगा तो कोई बात नहीं है, आर्थिक कमजोरी भी होती है बेटा उसकी चीज।